के अवसर पर उपस्थित अति विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री विजेंद्र कुमार जी DIPR और सोनीपत, मंच पर उपस्थित विश्वविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य इंचार्ज मेरे शिष्य श्री जगबीर सिंह देशवाल जी, और अभी मुझे पता चला है कि निरंजन जी भी मेरे विद्यार्थी रहे। निरंजन जी दैनिक भास्कर अखबार के जो पत्रकार हैं भाई धनखड़ जी, और दूसरे मंच पर विराजमान गणमान्य जन और इस आयोजन के संयोजक संचालक मेरे प्रिय शिष्य डॉक्टर अतर सिंह जी, और मेरे सामने उपस्थित गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, मातृशक्ति और प्रिय विद्यार्थी, मैं बात शुरू करूंगा। अभी अतर सिंह जी ने जो PhD की बात की थी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में एक कुलपति होते थे चौधरी हरद्वाई लाल, बड़े ऐतिहासिक पुरुष थे, उनके बड़े किस्से प्रचलित है। वो PhD से बड़े चिढ़ते थे, कहते थे व्हाट PhD, क्योंकि वो एक ऐसी विरली शख्सियत थी जो BA पास, आपको नहीं पता हो, BA पास व्यक्ति को किसी को प्राचार्य किसी महाविद्यालय का बनाया गया तो हरद्वाई लाल जी को बनाया गया था। तो इसलिए वो बड़े इंटेलिजेंट थे। मुझे उनके सानिध्य में रहने का अवसर तो मिला, मगर मैं इस बात से चिढ़ता था कि ये ऐसा क्यों मानते, डिग्री सब कुछ नहीं होती, मगर डिग्री यदि मेहनत से की जाए तो डिग्री महत्वपूर्ण भी होती है। तो इसलिए अब आजकल तो डिग्रियां वैसे भी मिल रही है, वो अलग बात है, मगर फिर भी डिग्री है, उसकी कदर तो की जानी चाहिए। तो मुझे खुशी है, एक संस्कृत में वाक्यांश आता है, शिष्यात् प्राज्ञम् इच्छेत्, कि अपने जो शिष्य है उससे ही केवल, माँ बाप भी अपने बेटे बेटी से पराजित नहीं होना चाहता, मगर एक शिक्षक ऐसा है जो अपने शिष्यात् प्राज्ञम् इच्छेत्, अपने शिष्य से पराजित होना चाहता है, कि मेरा शिष्य मुझे पराजित कर रहा है। जब अर्जुन के तीर लग रहे थे गुरु द्रोणाचार्य को, तो बड़े प्रसन्न थे, खुश थे कि आज मेरी विद्या फलीभूत हो रही है, यानी कि मैं हार रहा हूं, मेरा शिष्य मुझे हरा रहा है और मैं हार रहा हूं। उसका अर्थ यह है कि मेरे से ऊपर मेरे शिष्य चले गए। तो मुझे बड़ा फक्र है, गर्व है कि आज मेरे शिष्य डॉक्टर अतर सिंह भी, श्री जगबीर देशवाल जी, निरंजन जी, ये सारे के सारे जो जिस के लिए हम पढ़ाते हैं, आप भी शिक्षक हैं सारे, तो आपको भी अच्छा लगता होगा जब आपका विद्यार्थी कोई आपसे ऊपर आपका नाम रोशन करता है। तो मैं आप सभी को और विशेषतः डॉक्टर अतर सिंह जी को मुबारकबाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, शुभ आशीष देता हूँ कि वो इसी प्रकार से अपने इस क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। और एक बात तो मैं इसी से जुड़ी हुई और कहना चाहूँगा जो आगे की है। जब मैंने एमफिल करते ही 1986 में मेरी एक किताब प्रकाशित हो गई, और वो अलग बात है, मुझे उन दिनों ये नहीं पता था कि वे किताब प्रकाशित हो जाए ना हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे जो गुरुवर्या थी, उनके आशीर्वाद से वो हुई थी। तो उस किताब जो वो सारे भारतवर्ष में पहुंची, तो एक व्यक्ति का मेरे पास पत्र आया, उनका नाम था बालक राम मिश्र। तो उन्होंने कहा कि आपकी ये पुस्तक है, मैं भी इसी विषय पर PhD करना चाहता हूँ। पटना का रहने वाले थे वो,
₹40 थी, मगर मैंने कहा कि नहीं, पैसे मैं नहीं लेता और आपको यदि आगे बढ़ रहे हैं, PhD कर रहे हैं, तो ये पुस्तक मैं भेज रहा हूँ। कुल मिलाकर उन्होंने PhD की। उसके बाद उनका पत्र आया मेरे पास और लिखा कि भाई मेरी PhD जो है वो प्रस्तुत हो गई है और मैंने आपका आभार व्यक्त किया है, और आप बताइए सोनीपत कहाँ है, कभी मैं दिल्ली आऊँ तो सोनीपत कहाँ है, आपके परिवार में कौन कौन है, ये सारी बातें उन्होंने पूछा। जाहिर है मैंने भी चिट्ठी, उन दिनों चिट्ठी ही आती थी, पत्र व्यवहार होता था। मैंने उसके पत्र के उत्तर में उनके पास चिट्ठी लिखी कि भाई सोनीपत कहाँ है, मेरे परिवार में कौन है, और आप बताइए कि आप कहाँ लगे हुए हैं, कहीं आप शिक्षक हैं या क्या है। तो उनकी फिर चिट्ठी आई कि मैं 90 साल का आदमी हूँ, मैं बिहार विधानसभा से सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुआ IAS अफसर, और 90 साल मेरी उम्र है। मेरा लड़का अमेरिका में डॉक्टर है, मेरी लड़की IAS है पटना में, और मैं छोटे बच्चों का विद्यालय अपनी कोठी में खोल रखा है, उनको पढ़ाता हूँ। तो मैंने एक बहुत भारी भूल की। अगली चिट्ठी में मैंने लिख दिया कि आप 90 साल की उम्र में PhD करके क्या करोगे। तो उनका आक्रोश भरा पत्र फिर प्राप्त हुआ मुझे, वो अभी मेरे संग्रहालय में है, कि मुझे बड़ी निराशा हुई कि आप जैसा व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई PhD आप क्या करोगे। मैं मरना चाहता हूँ तो डॉक्टर मेरे आगे लगा होगा, और जो मेरी अर्थी निकलेगी तो लोग ये कहेंगे कौन मर गया भाई, ये कौन देहांत हो गया, कि डॉक्टर बालकृष्ण मिश्र की देहांत हो गया। कि मैं इस तरह से PhD करके, और मेरी ये धारणा है कि मैं जो अर्जित करूँगा अगले जन्म में मुझे यूं का यूं प्राप्त। अब वो अलग बात है, कोई अगला जन्म माने ना माने, मगर इसके बाद मैंने अब हर कक्षा में 1-2 बार में ये किस्सा सुनाता था, और कम से कम ऐसे 20-25 आदमी होंगे जो सेवानिवृत्ति के बाद भी इस किस्से को सुनकर अपने बच्चों के द्वारा, और जिन्होंने PhD की है और मेरे पास आए हैं कि हमने आपकी बात सुनकर PhD की है, हालांकि हमारी कोई काम नहीं आएगा, मगर अब हमें गर्व है कि हम PhD है। तो इसलिए शिक्षा जितनी भी ली जाए अच्छी बात है। अब मेरी जो डिग्रियों की बात की गई, कई लोग कहते हैं, हम जब पढ़ते थे तो कहते थे कि अमुक आदमी ने MA कर ली, पागल हो गया। विद्यार्थी आपस में बात करते थे, तो मैं सोचता था कि पढ़ने से कोई पागल कैसे हो गया, पागल तो वैसे भी हो सकता है। मगर फिर मैंने इस बात को, जिस बात को मैं ये फक्र से कहता हूँ कि जो मैं ठान लेता हूँ, आप भी जो भी कुछ ठान लेंगे, ये जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, ये और वो काम हो सकता है। आदमी में बड़ी ताकत है, आदमी अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, पिंडे सो ब्रह्मांडे, मेरे इस पिंड में, मेरे इस शरीर में ही ब्रह्मांड है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे वेद कहते हैं कि अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म तो पता नहीं क्या कुछ कर ले, हम हथियार डालकर बैठ जाते हैं कि मैं ये कुछ नहीं कर सकता। मैं एक गांव का विद्यार्थी इसी प्रकार के विद्यालय में पढ़ा हूँ, सरकारी विद्यालय में पढ़ा हूँ, और मुझे ध्यान है कि हमारा भी विद्यालय ऐसा ही होता था, और उसका बेरंग हराई करवा रखा था उस समय, जिस समय हम विद्यार्थी थे। तो इसी प्रकार का विद्यार्थी था मैं, इसी प्रकार के विद्यालय में, और वहाँ से गांव का विद्यार्थी, खासकर आजकल मैं बात नहीं कर रहा, आजकल तो बड़े अग्रिम हो गए, एडवांस हो गए विद्यार्थी, हम अंग्रेजी से बड़े सीखते, मैं नहीं, विद्यार्थी अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहते थे कि अंग्रेजी नहीं आएगी, अंग्रेजी में कंपार्टमेंट आ जाएगा और ये हो जाएगा। मैं सोचा कि क्यों कह रहे हैं, भाषा या कोई भी मुश्किल तो नहीं होता, और अंग्रेजी क्यों मुश्किल है। भाषा की दृष्टि से तो ठीक है, मुझे अच्छी लगती थी, तो मैंने जानबूझ के, मेरी रुचि कहाँ थी नहीं थी ये नहीं, जानबूझ के MA अंग्रेजी में दाखिला किया।
एमए अंग्रेजी में दाखिला लिया और एमए अंग्रेजी की। मैं चाहता तो एमए अंग्रेजी में भी प्रवक्ता लग जाता, मगर फिर मैंने सोचा कि मैं या तो दूसरे किसी प्रशासनिक सेवा में जाऊंगा या और कुछ करूंगा। तो फिर मैंने LLB कि मैं जुडिशरी में जाऊंगा, और LLB के वो भी मैंने नियमित रूप से की। और जब परीक्षा दे रहे थे उसकी जुडिशरी की, और हाई कोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने फार्म मंगवा रखा था, और फार्म जब भर रहा था कैंटीन पे तो कोई नए प्रोफेसर आए थे हिंदी के, डॉक्टर बैजनाथ सिंह। मैं उन्हें अक्सर याद करता हूँ, मेरे गुरु थे जो साहित्य के क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ाया। पहले मेरे मित्र थे, क्योंकि उम्र में 7-8 साल का अंतर था, तो हम पहले तू कह के बोलते थे। तो वो कहने लगे भी क्या कर रहा है? मैंने कहा जी मैं अदालत में प्रैक्टिस करूँगा जब तक जुडिशरी में नहीं हो जाता, तो इसलिए ये मैं उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए फार्म भर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके परिवार में कोई वकील है? मैंने कहा कि हमारी तो रिश्तेदारियों में भी नहीं है, कहीं गाँव में भी नहीं है, गुहांड में भी नहीं है। कि घर की हालत कैसी है? मगर घर की हालत तो जैसी होती वैसे ही है कि 5-7 साल तक क्या आप अपने घर से खा लोगे? ये स्थिति तो मैंने कहा नहीं है। कि फिर आप क्यों वहाँ जाना चाहते हो, वकालत क्यों करना चाहते हो? कि मैं अच्छा बोल लूँगा, मैं अंग्रेजी बोल लूँगा, हिंदी बोल लूँगा, इसलिए मेरी प्रैक्टिस चलेगी। कि चल तो जाएगी पर 5-6 साल लगेंगे। तो एक मेरी बात मान लो कि आप ना 1 साल खराब कर लो और मेरे डिपार्टमेंट में दाखिला ले। मैंने कहा कि क्या मतलब तुम ये चाहते हो कि मैं आपका चेला बन जाऊँ? आप नहीं, आप चेला नहीं, चाहे गुरु बन जाना, मगर 1 साल खराब कर लो, ये समझ लो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिर मैंने हिंदी में दाखिला ले लिया, तो वहाँ भी विश्वविद्यालय में मेरी पोजीशन आ गई और फिर रास्ता ही बदल गया। मैं फिर पहले ही साक्षात्कार में मेरा चयन हो गया, तो हिंदी में ही मैं चला गया और अच्छा रहा, मैं हिंदी में आ गया। उसी नहीं, यदि मैं अंग्रेजी में होता तो हो सकता है साहित्य के क्षेत्र में नहीं जा पाता, क्योंकि मेरे भावों की भाषा हरियाणवी है, हरियाणवी का रूपांतर हिंदी, हिंदी का रूपांतर अंग्रेजी, तो तीसरा जो अनुवाद है वो कभी भी उसके अनुकूल नहीं होता है। तो उसके बाद भी मैंने ये जो पत्रकारिता का डिप्लोमा, अनुवाद का डिप्लोमा, फ्रेंच का डिप्लोमा, ये बाद में किए। और अब मैं डीलिट कर रहा हूँ बतर सिंह, अब डीलिट का रजिस्ट्रेशन चल रहा है मेरा, तो डीलिट भी मैं करूँगा और कर लेता अब तक, मगर बीच में ये पुस्तक लेखन का थोड़ा सा अधूरा पड़ा था, इसलिए आ गया, मगर डीलिट भी करूँगा। और परीक्षा अब जितनी भी डिग्री परीक्षा के माध्यम से दे पाए, डीलिट में तो परीक्षा नहीं होती कोई, तो वो अच्छा है। तो इन खासकर छात्राओं के लिए है कि भाई आप शिक्षार्जन कीजिए, और शिक्षा का कोई हमारे देश में है शिक्षा का रोजगार से, और किसी देश में शिक्षा को रोजगार से नहीं जोड़ा जाता, मगर मैं ये कहूँगा कि शिक्षा को आप रोजगार से जोड़े, क्योंकि जैसी परिस्थितियाँ होती है समय के अनुसार, स्थान के अनुसार हमें चलना चाहिए। मगर आप जो आपको आप में से भी जिसको नौकरी मिली हुई है, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप भी कोई न कोई अगली डिग्री कीजिए, PhD कीजिए, MPhil कीजिए, और आपकी रुचि यदि कोई लगा लो कि अर्थशास्त्र में जी कोई यहाँ लगा हुआ है, तो आप हिंदी में कर लो, इतिहास में कर लो, किसी में भी कर लो, देखना आपको बड़ा आनंद आएगा और आपको लगेगा कि मेरे अंदर तो कोई ताकत आ गई है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं किसी भी कोई भी व्यक्ति है उसके आगे जाने से नहीं डरता, बिल्कुल नहीं डरता। और कोई प्रशासनिक अधिकारी ज़्यादातर वो दबाते हैं कि क्या पता कितने IAS अधिकारियों के साथ मेरा यूँ हुआ है, ये कह के कि आप पब्लिक सर्वेंट हो, कि आप आपका सर्वेंट हो, मैं भी पब्लिक हूँ, आप मेरे भी सर्वेंट हो। और वो मेरी जो शिक्षा है वो बोल रही है। डॉक्टर अंबेडकर का भी नाम क्यों है, क्यों वो आगे बढ़े? क्योंकि
उनके पास भी डिग्रियाँ थी, उनके पास भी मन में एक उमंग होगी, उत्साह होगा, जोश होगा, ताकत होगी। इसी प्रकार से हमें जो शिक्षा है वो मरते दम तक शिक्षा अर्जन करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि जब तक आदमी यदि एक बीमारी होती है जिसमें अल्जाइमर कहते हैं, भूल जाते हैं, आजकल एक 21वीं सदी की बीमारी है वो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही, अवसाद, तनाव। यदि तनाव से बचना है, अल्जाइमर से बचना है, तो आप पढ़ते रहिए। चलो आप मान लेते हैं किसी डिग्री के लिए नहीं पढ़ते, फिर भी पढ़िए, मगर कोई पढ़ता नहीं। और आजकल तो ये जो हमारा मोबाइल है इसमें तो पढ़ाई छुड़वा दी। अब तो सब ई हो गया, मगर ई में भी पढ़ना तो पड़ता है। ई बुक हो चाहे कोई हो, इसमें भी हमें पढ़ना पड़ता है। ये अलग है कि हम तकनीक के साथ जुड़ गए। अब मेरी जो ये कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ तो उन दिनों मैंने इसका प्रयोग सीखा तकनीक का, और अब मैं मोबाइल पर ही टाइप करता हूँ अपना हाथ से, और उसमें मेरी 8-10 किताबें इस 2 साल के दौरान में आ गई लिख के। अब तो मेरा 24 घंटे का यही व्यवसाय हो गया है। मगर मैं जहाँ गया, मैं सोशल सर्विस में भी बात की थी, समाज सेवा में, तो भी मैंने बिल्कुल पराकाष्ठा शिखर को छुआ। और उसके बाद जब गुरुजों ने कहा कि बहुत हो गया, अब वापस आ जाओ और साहित्य में लग जाओ, तो फिर मैं साहित्य में लग गया। और ये कोई ऐसी बात नहीं होती, हर कोई साहित्यकार नहीं हो सकता, मगर हम कोशिश करें तो हो भी सकता है। उसके लिए पीड़ाएं होती हैं। साहित्यकार किसी भी रूप में पीड़ाएं, मेरी पीड़ाएं नहीं है, समाज की पीड़ाएं, किसी दूसरे व्यक्ति की पीड़ाएं साहित्यकार अपनी पीड़ाएं बना लेता है और उनका साधारणीकरण फिर वो कर देता है। तो इस प्रकार से एक बात और मैं खासकर बेटियों को कहूँगा कि जब अभी डॉक्टर अतर सिंह ने कहा था कि जीवन में पढ़ाई के अतिरिक्त भी ये जो गतिविधियाँ हैं इनमें भी बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, मैं उसको एक अलग रूप में कहूँगा। हर व्यक्ति को, केवल आपको भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि उम्र में भी बड़ा हूँ, तजुर्बे में भी बड़ा हूँ, कि हर व्यक्ति को जीवन में कोई अभिरुचि जरूर रखनी चाहिए। हॉबी, कोई हॉबी जरूर रखनी चाहिए। हर कोई गा नहीं सकता, हर कोई लिख नहीं सकता, कोई भी रुचि हो सकती है, अभिरुचि हो सकती है। किसी की पौधारोपण की रुचि हो सकती है, किसी की लिखने की, किसी की और भी कोई भी रुचि हो सकती है। सब रुचियां तो अलग अलग होती है, वो आपके अंदर है, बैठी हुई है, उनको उभारिए। यदि आपकी अभिरुचि कोई भी होगी, एक भी, तो आप जीवन में अवसादित नहीं होगे, आप जीवन में तनावग्रस्त नहीं होगे, आपको कोई भूलने का रोग नहीं होगा। आप जब भी बीवी के साथ लड़ाई हो या आपकी पति के साथ लड़ाई हो महिलाओं की, तो आप उस रुचि में लग जाइए और भूल जाइए सारी बात। तो आप देखना कि उसके सकारात्मकता भी होगी और क्रिएटिविटी भी उसमें आएगी, नई चीज निकलेगी। मैंने तो कई सारी अभिरुचियाँ जागृत कर रखी हैं, सारी कर लेता हूँ। और एक नई बात मैं अतर सिंह जी आपको जरूर बताऊंगा। गांव में आजकल तो ये नाचने गाने लगे, हमारे समय में कम होता था, उससे पहले और भी कम होता था गांव में, क्योंकि मानते थे कि ये नाचना गाना किसी जाति विशेष का ही काम है, ऐसा मानते थे। डूंगों का काम, डूंग होते थे जो गाने बजाने वाले। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे बड़े भाई साहब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने 1962 में, हरियाणा नहीं बना था, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से एमए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल और एमए म्यूजिक वोकल किया था रेगुलर। और जाहिर है वो हमारे घर में सारे साज थे और वो रियाज करते थे, बजाते थे और गांव में महफिलें भी जमती थी। अलग उन्होंने अपना वो बना लिया, तो वो चाहते थे मेरे को भी कि मैं भी, मेरी भी रुचि अभिरुचि गाने बजाने में हो। वो मगर गलती कहाँ हो गई कि बच्चे की रुचि थोड़ा देखा जाता है
और उम्र भी देखी जाती है। वो छोटा सा था मैं बिल्कुल 2-4 साल का, तभी लग गए और मुझे रियाज करवाएं। मेरा दिल करे खेलूँगा और वो खेलने जाने नहीं दे। तो अब मेरी माता जी थी, वो कहेंगी क्यों बेकार में इसको दुखी कर रहे हो, जाने जा खेला, और वो जाने नहीं दे। तो वो चुपचाप एक कंगा रखते थे, कंगा वो करने का मोटा सा, और मेरे को यहाँ मारते थे, बड़ा दर्द होता था। और मैं कह तो नहीं पाता पर रोता, और कहता रोता तो और मारूंगा। तो इससे मेरा, मैं समझता हूँ कि अंदर से मैं बगावत कर गया। मेरा जो अंदर अंदरूनी वो था वो बगावत कर गया। मैं म्यूजिक में तो गया नहीं, संगीत में तो गया नहीं, वो अभिरुचियाँ तो रह गई, अभिरुचियाँ मेरी रह गई। और जो आज मैं लिखने पढ़ने का, वो भी उनके द्वारा, मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनके जो बाद में प्रिंसिपल बने विद्यालय में, उन दिनों तो अब हुए आपके प्रवक्ता विद्यालयों में नहीं होते थे, तो वो पहले टीचर लगे थे, शिक्षक, बाद में वो पदोन्नति होकर और फरीदाबाद में सेटल हो गए थे, उनके बच्चे अब वहीं हैं। तो वहाँ से प्राचार्य के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। मेरे से काफ़ी बड़े थे उम्र में, तो इसलिए अभिरुचि जरूर होनी चाहिए। और बात अब थोड़ा बसंतोत्सव की कर लेते हैं, जो क्योंकि हम जब वसंतोत्सव ही मना रहे हैं तो इसकी बात भी थोड़ी करके और फिर मैं आगे अपनी बात को रखूँगा। वसंतोत्सव, अभी जो डॉक्टर अतर सिंह जी ने बड़ा मधुर और सुंदर भी और मधुर भी, मधुर वाणी में, और उसकी शब्दावली भी बड़ी अच्छी थी, जो गीत सुनाया, तो उसमें ये सारी बातें बताई गई थी। हमारे यहाँ हरियाणवी में एक कहावत है, मंगशिर, मंगशिर एक महीना होता है, मंगशिर जाडा ढंगशिर, ओ जाडे का छो और माँ जाडा जान। तो माँ जब होता था, ये अब आज माँ लगा हुआ है, आज कल वो थी अमावस्या, तो अब 5 दिन हो जाएंगे 26 तारीख को, आज ड्यूटी है शायद या प्रथमा है, तो इसीलिए अब माँ में जाडा चला गया, सर्दी चली गई, ये वस्त्र हम हटा देते थे जो पहले छुए मुए रहते, फिर खुलकर हम उमंग शरीर में, ये मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक है कि शरीर में रक्त का संचारण होने लगता था। पहले तो सर्दियों में जम जाता है और बाद में वो संचरण ज़्यादा होता है, और उसके बाद हम उमंग में भर जाते थे, और उमंग में भरकर, और जो पंचमी थी, माघ मास की पंचमी थी, उस दिन हम सारे भारतवर्ष में वसंतोत्सव मनाते थे, नाचते थे, गाते थे, उसका आरंभ हो जाता था और वो जाकर फिर होली तक चलता था। हमारे यहाँ तो अब नहीं होता इतना, मगर आप जाकर देखो, दक्षिण भारत में हर घर में सरस्वती जो माँ है उसकी पूजा की स्थापना हो जाती है। कामदेव की देवता मानते हैं, काम को भी हम उसकी पूजा करते हैं, और पूरा का पूरा होली तक ये उत्सव मनाया जाता है। इतने दिन तक, 40 दिन तक चलेगा और ये उत्सव चलता रहता है। आज के दिन से बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले क्योंकि विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ बात हो रही है, तो आज के दिन का अर्थ है बसंत पंचमी का दिन, 26 तारीख का दिन। अब की बात 26 तारीख को है, तो 26 जो बसंत पंचमी है, उस दिन वीर हकीकत राय का बलिदान दिवस है। उन्होंने 13-14 साल की उम्र में ही और अपने धर्म के लिए अपने प्राणों का कुर्बानी दे दी थी, न्यौछावर कर दिया था। उनका भी उसी दिन बलिदान दिवस है। उस दिन दीनबंधु छोटू राम जी की जयंती है। अब कई आदमी पूछते हैं, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि उनका जन्म कागजों में 24 नवंबर को हुआ था और जयंती मनाते हैं बसंत पंचमी को। तो वो ये कहते थे कि मेरी माँ कहती थी मैं बसंत पंचमी को हुआ हूँ, जिस दिन डांडा गढ़ा उस दिन हुआ। तो उन्होंने ये बात, जगराओं का जलसा था 1937 की बात है, तो उस जलसे में बोलते हुए ये बात कह दी थी। और ये उन दिनों की बात है
जिन दिनों वो राजस्व मंत्री थे, विकास मंत्री थे संयुक्त पंजाब के, तो उसके बाद से वहाँ किसी ने ये प्रस्ताव रख दिया कि बहुत अच्छी फसल लहला रही है, सरसों कितनी बढ़िया है, गेहूँ कितने बढ़िया है, गन्ने की फसल बढ़िया है, तो इसलिए चौधरी साहब का आज के बाद बसंत पंचमी के दिन जयंती मनाई जाएगी और वो उसके बाद से जयंती मनाई जा रही है। उनका जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि स्वावलंबन आपने नाम रखा है मंच का, तो वो एक पंक्ति उद्धृत करते थे अपने भाषणों में अक्सर। पंक्ति तो इकबाल की है मगर वो ज़्यादा तक उद्धृत करते थे कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कि भगवान खुद आ जाए, इतनी ज़्यादा आप मेहनत करो, परिश्रम करो, स्वावलंबी बनो कि खुदा आकर, भगवान आकर ये कहे बता भी क्या चाहता है। और ये ऐसा होता है, कोई भगवान को माने ना माने, मगर जब हम मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल अवश्य मिलता है। और आज के जो बसंत पंचमी के दिन ही एक कवि हुए, महाकवि कहते हैं उनको, निराला, राम निराला, उनकी जयंती भी। और निराला वैसे ही नहीं थे। एक मुझे वाक्य याद आता है, कानपुर में निराला जी मंच पर बैठे हुए, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और उनके लिए मंच ऊपर, कवियों के लिए नीचे। तो निराला जी को बुला रखा था, तो वो कहने लगे ये ऊपर किसके मंच है, यहाँ प्रधानमंत्री जी आएंगे, प्रधानमंत्री का अच्छी कुर्सी होगी उनके लिए। तो निराला जी उठे और ये घोषणा हो रही उधर से कि वही प्रधानमंत्री जी पधार चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू जी पधार चुके हैं, और निराला जी जाकर उनकी कुर्सी में बैठ गए। अब आयोजकों को बड़ी मुश्किल हुई कि जी उठ जाओ, वो प्रधानमंत्री जी आ गए, मरवाओगे। बोला क्या प्रधानमंत्री होता है, कोई प्रधानमंत्री नहीं, कवि तो ब्रह्मा है, ब्रह्मा का रूप है कवि, रचयिता है, कोई प्रधानमंत्री नहीं उठे। अब नेहरू जी आए और उनको बताया गया कि ये तो निराला जी तो बिखर गए और ये आपकी कुर्सी बैठे जी उठते। तो वो कहने लगे कोई बात नहीं, ठीक है मैं जाता हूँ। वो जाके उनके चरण छुए और कहते निराला जी आपकी कुर्सी यही है, मैं तो नीचे बैठूँ। और ना मेरी कोई कुर्सी नहीं, आप ही बैठो, आप ही बैठो। मैं तो ये बताना चाहता था कि भाई इस देश में जब साहित्य की कदर होगी तब ये देश आगे बढ़ेगा। आजकल साहित्यकारों की कदर नहीं होती। हमारे यहाँ तो यदि यहाँ पर कोई वो आ जाता है MLA, MP या मंत्री, तो हो सकता है यहाँ बिक्री भीड़ हो जाती है, बहुत लोग आ जाते हैं, वो आएगा, अमुक आएगा, तमुक आएगा। तो अब ये इस प्रकार का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे देश में सबसे ज्यादा शिक्षित किस प्रांत है, सबसे शिक्षित प्रांत कौन सा है? बेटियों को पता है किसी को? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे किस प्रांत में हैं? बोलो। हाँ, केरल में। केरल में क्यों है? केरल में झोपड़ी में भी लाइब्रेरी है, हर झोपड़ी में भी लाइब्रेरी होगी। और वहां पर शादी का अवसर हो, जन्म का अवसर हो, कोई और गिफ्ट नहीं देते, पुस्तक की गिफ्ट देते हैं, पुस्तक देते हैं। तो यदि वो पुस्तक होगी तो आदमी पढ़ेगा, नहीं भी पढ़ेगा तो आपके मन में ये होगा कि आप पुस्तक है मेरे घर में, पढ़ तो सकता हूँ। तो इसीलिए हमें अपने घरों में भी लाइब्रेरी जरूर रखनी चाहिए। आजकल तो ई लाइब्रेरी हो गई, मगर टीवी हो तो ठीक है, टीवी रख अपने बच्चों को दिखा दो कि देखो ये है, आप ही देख लेते हैं। तो ये जो चारों तरफ हम देखते हैं उसका प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। और मैं बेटियों को खासकर ये कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षार्जन करें, विद्यार्जन करें, ज्ञान अर्जन करें। क्यों? क्योंकि ज्ञान आदमी की पहचान बना देता है, ज्ञान आदमी की पहचान बना देता है, उजड़े चमन को गुलिस्तान बना देता है। यकीन नहीं होता तो महसूस करके देखिए, दर्द आदमी को इंसान बना देता है, दर्द आदमी को इंसान बना देता है। आपके अंदर दर्द भी तभी पैदा होगा
जब आपके अंदर कोई कला होगी, और साहित्य भी कला है। और साथ साथ आप मेहनत कीजिए, मेहनत से पढ़िए, जिस क्षेत्र में मेहनत कीजिए। नौकरी के बाद हथियार मत डालिए। हमारे यहाँ ये माना जाता है नौकरी मिल गई और छोकरी मिल गई, शादी हो गई, बस अब क्या जरूरत है, अब कोई जरूरत नहीं। और सरकारी मिल गई तो दामाद हो गई सरकार के, पर छोड़ दिया सब कुछ, काम करते ही नहीं। बहुत सारे लोग हैं, अपवाद भी है, मगर नहीं। देश में जो सीमाओं के ऊपर हमारे जवान हैं, वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, देशभक्त है। मगर मेरा ये मानना है कि जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति है, यदि उसमें दक्षित होकर मनोयोग से काम करे, वो भी देशभक्ति है। एक यदि शिक्षक अच्छे प्रकार से पढ़ा रहा है, वो देशभक्त है। एक अच्छा विद्यार्थी पढ़ रहा है मनोयोग से, वो भी देशभक्त है। इसलिए बेटियों, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत से मुकद्दर बदल जाते हैं, मेहनत से मुकद्दर बदल जाते हैं, विश्वास से रास्ते बदल जाते हैं। विश्वास करके तो देखो बेटियों, विश्वास करके तो देखो बेटियों, मेहनत से जीवन बदल जाता है, मेहनत से जीवन बदल जाता है। तो आप मेहनत करो और मेहनत करके आगे बढ़ो और स्वावलंबी अवश्य बनो। लड़कियों को, खासकर लड़कियां तो बेचारी होती स्वावलंबी हैं, सारे काम करती हैं, लड़के नहीं हैं यहाँ, उनको बताने की बातें ज़्यादा थी कि स्वावलंबी बनो। अब ये कहते हैं कि बेरोजगारी है, मैं कहता हूँ कहीं बेरोजगारी नहीं। अब ये कहेंगे ये तो सेवानिवृत्त हो गए, इसको ये सूझ रहा है, बेरोजगारी नहीं है। सच्ची बात है, आपके अंदर यदि कोई हुनर है, स्वावलंबी हो आप, कोई हुनर आता हो। हम देखते हैं हमारा एक टेप खराब हो जाता है, हमारा फ्रिज खराब हो जाता है, मैकेनिक नहीं मिलते, और आते हैं तो 500 300 से कम कोई नहीं लेता, 300 से 500, बिजली वाला कोई नहीं मिलता। ये स्वावलंबन तो है। विदेशों में क्यों तरक्की कर रखी है, विदेश ज्यादा हमारे लिए तरक्की क्यों किए हुए हैं? वहाँ कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं माना जाता, और हमारे यहाँ ना बस अच्छे कपड़े ये कोई काम है। मैं अपने विद्यार्थियों को कहता हूँ रेडी लगा लो, और बहुत सारे अब अच्छे व्यापारी हैं उनमें से जिन्होंने रेडी लगाकर जीवन शुरू किया था। यदि आप पढ़ना नहीं चाहते, यदि आप कम पढ़ते हो, आपका दिमाग कहते मेरा